तो आज हम मुगल साम्राज्य के एक ऐसे दौर में चलने वाले हैं, एक ऐसा वक्त जब तख्त तो था पर कमजोर, और बादशाह वो तो बस नाम के लिए रह गए थे। ये कहानी है उन लोगों की, उन ताकतवर लोगों की जो पर्दे के पीछे से असली हुकूमत चला रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किंग मेकर्स की। तो सवाल यही उठता है ना कि जब सिंहासन पर बैठा बादशाह ही कमजोर हो तो फिर असली शासक है कौन? क्या वो कोई सेनापति है या फिर दरबार में बैठे अमीर लोग? असल में यही सवाल हमें मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी के एक बहुत ही अहम मोड़ पर ले जाता है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है साल 1707 से, जब आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हुई। और उनकी मौत ने एक ऐसा खालीपन, एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया जिसने इस पूरे साम्राज्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। औरंगजेब की मौत हुई ही थी कि उनके तीनों बेटों मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच तख्त के लिए एक भयानक जंग छिड़ गई। देखिए, उत्तराधिकार के लिए लड़ाई ये मुगलों के लिए कोई नई बात तो थी नहीं, लेकिन इस बार का जो संघर्ष था ना, वो साम्राज्य की नींव हिलाने वाला था। इस खूनी जंग में जीत हुई मुअज्जम की, और वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बादशाह बने। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, सिर्फ 5 साल। बस 5 साल बाद 1712 में उनकी भी मौत हो गई और सिंहासन एक बार फिर खाली, और उनके बेटों के बीच सत्ता का वही खूनी खेल फिर से शुरू हो गया। और ये जो दूसरा उत्तराधिकार का युद्ध हुआ ना, यहीं से एक नया और बहुत ही खतरनाक चलन शुरू हुआ। अब बादशाह अपनी ताकत से नहीं बल्कि दरबार के जो शक्तिशाली अमीर थे उनके सहारे सिंहासन तक पहुंचने लगे थे। ये शाही शक्ति में पहली बहुत बड़ी दरार थी। इस बार की लड़ाई में जहांदार शाह की जीत तो हुई, लेकिन उनकी जीत में एक बड़ा पेंच था। वो ये कि वो अपने दम पर नहीं जीते थे। जी नहीं, उनकी जीत के पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली दरबारी का हाथ था। और ये शख्स कौन था? ये थे जुल्फिकार खान, एक बेहद बहुत ही ताकतवर अमीर। और ये एक खतरनाक मिसाल बन गई। क्यों? क्योंकि इसने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अब मुगल बादशाह इतना कमजोर हो चुका है कि उसे हुकूमत करने के लिए भी किसी और के सहारे की जरूरत पड़ने लगी है। और बस यहीं से हमारी कहानी के जो असली किरदार हैं उनकी एंट्री होती है। ये वो लोग थे जिन्होंने एक दरबारी संरक्षक होने के आइडिया को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया था। जुल्फिकार खान के सहारे जो बादशाह बने थे जहांदार शाह, उनका शासन 1 साल भी नहीं टिक पाया। बहुत जल्द उनके ही भतीजे फर्रुखसियर ने उन्हें चुनौती दे दी, और एक बार फिर तख्त का फैसला तलवार से हुआ। और यहां भी बिल्कुल वही हुआ। इतिहास ने खुद को दोहराया। फर्रुखसियर को भी सत्ता दिलाने के पीछे 2 बहुत ताकतवर भाई थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, जिन्हें हम इतिहास में सैयद बंधु के नाम से जानते हैं। तो ये किंग मेकर आखिर होते कौन हैं? जरा सोचिए। ये वो लोग हैं जो खुद तो राजा नहीं बनते, लेकिन ये तय करते हैं कि राजा बनेगा कौन। ये पर्दे के पीछे की असली ताकत है जो अपनी उंगलियों पर बादशाहों को नचाते हैं। तो चलिए, आप जरा ये देखते हैं कि इन भाइयों ने आखिर कैसे लगभग पूरे के पूरे साम्राज्य पर अपना कंट्रोल कर लिया और बादशाह को सच में बस एक कठपुतली बनाकर रख दिया। सैयद बंधुओं ने अपनी ताकत का इस्तेमाल बहुत ही चतुराई से किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जिजिया जैसे जो गैर मुस्लिमों पर टैक्स लगते थे वो हटा दिए, तीर्थ यात्रा कर भी हटा दिए, हिंदुओं को बड़े बड़े पद दिए और राजपूतों को भी अपने साथ मिला लिया। अब ये सारे फैसले ये साफ साफ दिखाने के लिए काफी थे कि असली हुकूमत बादशाह की नहीं बल्कि इन 2 भाइयों की चल रही है। लेकिन ये सब आखिर कब तक चलता? जाहिर सी बात है, बादशाह फर्रुखसियर ने अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश शुरू कर दी, और बस यहीं से उनके और उन्हें गद्दी पर बैठाने वाले उन सैयद बंधुओं के बीच सत्ता का असली संघर्ष शुरू हो गया। तो यहां पर सीधी सीधी ताकत की लड़ाई थी। एक तरफ थे सम्राट जो अपनी आजादी चाहते थे, और दूसरी तरफ थे सैयद बंधु जिनका राज्य के हर मामले पर पूरा कंट्रोल था, और जाहिर है वो इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते थे। और इस संघर्ष का अंत बहुत ही नाटकीय और क्रूर हुआ। सम्राट ने भाइयों के खिलाफ साजिश तो रची, लेकिन वो नाकाम रहे। और जब सैयद बंधुओं को इसका पता चला ना, तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो मुगल इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। साल 1719 में उन्होंने सम्राट फर्रुखसियर को पद से हटाकर उनकी हत्या कर दी। उनके बारे में एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि उन्होंने दिल्ली के सम्राट बनाए भी और बिगाड़े भी। मतलब जब वो अपनी ताकत के शिखर पर थे तो असल में वही दिल्ली के तख्त का मुकद्दर लिख रहे थे। तो सैयद बंधुओं ने बादशाह को तो हटा दिया,
लेकिन सवाल यह है कि इस एक घटना का पूरे मुगल साम्राज्य पर क्या असर पड़ा। चलिए अब ये देखते हैं कि सत्ता के इस खेल ने आखिर क्या स्थायी नुकसान पहुंचाया। अब देखिए, सैयद बंदों का अपना दबदबा भी ज्यादा दिन तक नहीं चला, लेकिन उन्होंने जो नुकसान किया वो परमानेंट था, स्थायी था। सम्राट के पद की जो इज्जत थी, जो अधिकार था, वो हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका था। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। सैयद बंधुओं के जाने के बाद भी दिल्ली का सिंहासन अगले लगभग 150 सालों तक ताकतवर दरबारियों और अलग-अलग गुटों के बीच बस एक खेल बनकर रह गया। और नतीजा ये कि साम्राज्य लगातार कमजोर और कमजोर होता चला गया। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या कोई भी साम्राज्य जिसकी शक्ति की नींव अंदर से ही खोखली कर दी गई हो, क्या वो कभी सच में दोबारा उठ खड़ा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ मुगल इतिहास में नहीं, बल्कि हर दौर के इतिहास में बार बार गूंजता है।